ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के फैक्ट देख रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड हैज अ मेमोरी फॉर पेन। एक पेन मेमोरी रहती है। जैसे आपको कोई कट लगा ना, तो वो जो आपको फीलिंग होता है कि वो 4 दिन तक 10 दिन तक आपको दुख रहा है वहां पे, वो एक्चुअली उस कट का दुख नहीं होता है। दर्द उस कट का नहीं होता है, वो कट के आसपास कुछ ना हो, इसलिए ब्रेन एक पेन जनरेट कर देता है वहां पे। तो एक जो उस दिन आपको कट लगा था तब वो पेन हुआ था, वही पेन धीरे 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 वहां पे रहता है, ताकि आप उसको सेफ्टी से, उसके लिए एक कॉशियस माइंड में आपका रहे कि इस पे दोबारा चोट ना लग जाए। तो वो पेन जनरेट करता है स्पाइनल कॉर्ड। When you experience an intense of great pain, you stub your toe incredibly hard. toe का example दिया, for example, or even break it. The neurons in your spinal cord will carry signals from more easily to the nerve in your injured toe for several days, making the toe feel more sensitive. और उस एरिया को एक सेंसिटिव एरिया बना के मेंटेन करके रखा रहेगा। ठीक है, ताकि आप उससे चलते फिरते वक्त ध्यान रहे, जो एक अपन चोट को बचाते हैं कि कोई इस पे दोबारा चोट ना लगे। दिस इज द रिजल्ट। अब ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, ये पहले पूछा गया है एम्स में। दिस इज द रिजल्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल थॉट टू बी द प्रिकर्सर टू मेमोरी, पीके एमजेटा। पीके एमजेटा, ठीक है, ये वो केमिकल है जो रिलीज होता है, और इसका जो प्रेजेंस रहता है, और वो रिसेप्टर पे जब ये केमिकल बाइंड करता है पेन रिसेप्टर पे, देन सिग्नल जाता है पेन का सिग्नल। क्लियर? अब देखो एक यहाँ पे इसका, अब ये समझो तुम कि किसी को ज्यादा दर्द होता है, तो उसके में पिकेमजेटा जो केमिकल है उसका कंसंट्रेशन हाई रहेगा। ठीक है, और ये बहुत ही सेंसिटिव मॉलिक्यूल है। मतलब फॉल्स पेन भी आपको फील होता है ना, जैसे कि अगर दर्द नहीं है लेकिन आपको दर्द लग रहा है, तो तुरंत ये केमिकल जरूर उनमें प्रेजेंट होगा, तो वो दर्द एक सिग्नल देता है पेन का। Your spinal cord is especially sensitive to this molecule and records instance of pain as a result. और एक बात ध्यान रखो कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके का पेन देगा, उस टाइम कैसा सिग्नल गया है, वो स्पाइनल कॉर्ड उसकी टाइप्स ऑफ पेन को भी सेव करके रखता है। जैसे जस्ट सपोज आपको किसी चीज के हिट होने से चोट लगी है, निडल के पिंच होने से आपको चोट लग रही है, क्लियर, कोई पत्थर आपको लगा है उसकी चोट, तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेन है। एक बार उस पेन की जो फीलिंग, जो चीज आपके इमोशंस, जो एक स्ट्रक्चर वहां पे जाके सेव हो गया है, वो रिकॉल होगा। मतलब पत्थर से चोट लगेगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ, पत्थर से ऐसी चोट लगती है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो उसका भी रिकॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन करता है। ओके, क्लियर है? डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड कॉजेज कैन कॉज पैरालिसिस। ऑब्वियसली बेटा, सारा कंट्रोल सिस्टम सीएनएस में, जो ब्रेन तक भी कंट्रोल सिस्टम सीएनएस का जो पार्ट जा रहा है, जो कनेक्शन पीएनएस सीएनएस के बीच में बना रखा है, उसमें आप देख रहे हो कि वहां पे स्पाइनल कॉर्ड इम्पोर्टेंट कर रहा है। उसके ही वजह से क्या रहेगा वहां पे एक, अगर इस साइड में कोई भी इंजरी लगती है, तो उस इंजरी से क्या होगा कि वो जिस पर्टिकुलर नर्व्स की सप्लाई, कल मैंने बोला था कि थोड़ा सा पेशेंटली एक बार बैठ के देख लेना शांति से कि कौन से नर्व किधर सप्लाई को मेंटेन कर रही है। तो जो जिस स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में इंजरी होगा, उस पोर्शन की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाएगी। अब फंक्शनिंग स्टॉप हुई है, मूवमेंट रुक गया। जैसे जस्ट सपोज पैर को देने वाले सिग्नल्स वाले स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन में, स्पाइनल नर्व के पोर्शन में इंजरी हो, ओके, तो उस सप्लाई को तो अब डिस्टर्बेंस है वहां पे, तो पैर वाला एरिया कैसा फील करेगा? पैरालाइज्ड फील करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? When the spinal cord is served at any point due to injury, a number of resulting forms of paralysis can occur, or it depends on the portion of spinal cord, damage of the portion of spinal cord. Spinal nerves are medium-sized nerves that connect your spinal cord to smaller nerves that travel to different parts of your body. Simple way, CNS का PNS से connection.
ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्पाइनल नर्व के पास जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स हैं, वो जो सप्लाई जा रही है, वो मीडियम साइज की है, और जो आपके पीएनएस की तरफ है, कनेक्ट योर स्पाइनल कॉर्ड टू स्मॉलर नर्व्स दैट ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, इस तरीके से। ठीक है, इनकी साइज बड़ी होगी, जो सिग्नल लेके आ रहे हैं, जो सिग्नल लेके जा रहे हैं, उसकी साइज छोटी होगी। स्पाइनल नर्व्स अब आपको ध्यान में रखनी है बेटा, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स हम बाद में पढ़ाते हैं, थोड़ा वो सिलेबस से पुराने क्वेश्चंस में ही आता है, बट आपको कवर करके जाना है, वो ऐसा क्वेश्चन है कि कवर रहना चाहिए। तो स्पाइनल नर्व्स के काउंट, ठीक है, वर्टिब्री कितने थे, टोटल वर्टिब्री बोन कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टिब्री 26। ठीक है, यहाँ पे नर्व्स याद रखना, नर्व्स का वर्टिब्री के नंबर से रिलेशन नहीं है, पहले ही मैंने बताया कि नीचे आके वो फिर ग्रोथ रुक जा रही है, फिर ब्रांचेस बन रही है। तो टोटल स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स वहां पे प्रेजेंट है, वो है 31 पेयर। पेयर में क्यों है जरा बताना, तो व्हाई दे आर इन पेयर, तो नंबर इनका क्या हो जाएगा बेटा, 62 नंबर्स। व्हाई दे आर इन पेयर, सार्थक, सार्थक बताओ बेटा, क्या पढ़ा रही मैम, सार्थक बताओ, अभी तक के लेक्चर कंप्लीट है सार्थक, श्वेत, निनाद, रीजन बताओ व्हाई दे आर इन पेयर, फरिया, रीजन बताओ बेटा। बिकॉज बॉडी के राइट पोर्शन और लेफ्ट पोर्शन, हाँ करेक्ट है तुम्हारा, राइट और लेफ्ट पोर्शन दोनों में सप्लाई उसको मेंटेन करनी है। तो स्पाइनल कॉर्ड इधर हो गया सेंटर में, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, तो इस बॉडी का एक पार्ट आपका लेफ्ट है, एक पार्ट आपका राइट है, तो इसको इधर भी सप्लाई देनी है, इसलिए इधर भी सप्लाई देनी है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड के रूट रूट वाले जो ये चल रही है, ये रूट हो गया, इससे निकलेगी, तो दो ब्रांचेस निकले। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पेयर में पूछ रहा है या नंबर्स में पूछ रहा है, नंबर्स में पूछेगा तो 62 हो जाएगा, पेयर में पूछेगा तो 31 हो जाएगा। इमर्जिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गया, बीच में जा रहा है, ठीक है, बीच में पूरा। द वर्टिब्री आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ईच नर्व इमर्जेस इनटू टू शॉर्ट ब्रांचेस। देखो, अगर इनको ब्रांचेस लोगे तो स्पाइनल कॉर्ड आपकी रूट हो जाती है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखा है, ये रूट तो ये ब्रांचेस। ओके, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये अभी आगे जाके और फैलेंगे और फैलेंगी, इस तरीके से होंगी, तो इसको लेते हैं कि इस यहाँ से दो रूट निकली, इस तरीके से 31 रूट्स रहेंगे, तो वो भी करेक्ट है। ओके, हालांकि बहुत क्वेश्चन यहाँ पे डीप आएगा, तो 31 पेयर के बारे में ही आएगा, तो आपको बस ध्यान रखना। और मेन मेन जहाँ पे आपका फंक्शनल कंट्रोल आपने देखा हुआ है, उन पोर्शन का कंट्रोल किस स्पाइनल रीजन से है, ऐसे क्वेश्चन आप। The motor roots carry command from the brain and spinal cord to other parts of the body, particularly to skeletal muscles. Motor roots कहाँ हैं, जो आपके ब्रेन से सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रही हैं, सिग्नल लेके स्पाइनल तक आए, न्यूरॉन न्यूरॉन कनेक्शन बनता जा रहा है और वो सप्लाई मेंटेन कर रहे हैं, अब ये रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स किधर से थे, इधर से सिग्नल लेके गए हुए हैं, वो प्रोसेस होके लेके आने वाले मोटर रूट्स हो गए। ओके, तो कमांड को कैरी करेंगे, जो प्रोसेस हो चुका है उस कमांड को कैरी करेंगे फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, या डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन वाला था, तो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड में ही वो जनरेट हो रहा है, रिफ्लेक्स वाले एक्शंस हो जाएंगे, और यहाँ से फिर वो रिस्पेक्टेड बॉडी पार्ट में हो जाएगा, इधर से आने वाला, इधर से जाने वाला। तो द मोटर रूट्स कैरी कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू, किधर रिस्पॉन्स करेगा, अफेक्टर वाली मैटर, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। एक एग्जांपल इसमें दे दिया, स्केलेटल मसल।
ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स भी इनवॉलंटरी मूवमेंट करा सकते हैं, सिग्नल्स लेके जाने वाले। बट आप बेसिकली इसमें जब एग्जांपल आपको प्रायोरिटी पे देना होता है तो स्केलेटल मसल्स वहां पे आपकी प्रायोरिटी होगी, वॉलंटरी कंट्रोल वाला। द सेंसरी रूट्स कैरी इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब वही अपोजिट हो गया ना, सेंसरी इधर से, सेंसरी रूट्स अगर बोल रहे हैं हम तो इधर से लेके इंफॉर्मेशन जा रही है, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी। अगर हम इस तरीके से बनाए, बॉडी ब्रेन, बॉडी मतलब पेरिफेरल वाला बॉडी, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो इधर से ले जाने वाली है तो पहले ही लेक्चर में बता रखा है मैंने, सेंसरी रूट्स हो गई। इधर से लाने वाली जो प्रोसेस करके ला रही है वो क्या हो जाएंगी, मोटर रूट्स। अब इनको रूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये निकल रहे हैं, आगे जाके ये ब्रांचेस में हो, मोटर न्यूरॉन्स मोर एक्यूरेटली होगा। लेकिन अभी यहाँ पे कैसे बंच है, जैसे कोई केबल का वायर दिखता है ना, बहुत सारे अंदर वायर हो, केबल डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, उस तरीके से स्ट्रक्चर है। अभी ये आगे जाके ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो। एनी डाउट बच्चा, किसी को डाउट है? ये शॉर्ट नोट लिखोगे सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लेना। कॉडा इक्विना, कॉडा इक्विना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी डेली डेली ऐड हो रही है। नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ जाता है, बट आप डेली एक्टिव रहोगे, डेली आपने कंप्लीट किया होगा तो इजी लगता है। कॉडा इक्विना जो आपको हॉस्टल, जो आपको स्पाइनल कॉर्ड बड़ी बड़ी और 5 साल के हो गया, फिर उसका बढ़ना रुक गया, जस्ट वहां पे ब्रांचेस होती जा रही हैं, और ये ब्रांच अब ग्रो करेगी। ठीक है, सैक्रल और क्या बोलते हैं, क्लोइकल रीजन में, ठीक है, वहां पे। तो इस रीजन में जो आपका निकलेगा ये ब्रांचेस होंगी। कॉर्डल रीजन, कॉर्डल मतलब एक, आप एक ऐसे समझ लो जैसे कॉर्डल फिन अपन देखते थे लास्ट वाले पोर्शन में, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे घोड़े की पूंछ होती है, इसको हॉस्टेल आता भी है क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है, हॉस्टेल यहाँ लिखा हुआ। तो उस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब ये सप्लाई को मेंटेन करेगा, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की ग्रोथ रुक गई है, और डिवीजन वैसे ही नहीं होता है, ग्रोथ भी रुक गई है, तो अब वहां से जो ग्रोथ और जो सप्लाई आपके नए जर्मिनेट, आपकी जो हाइट बढ़ रही है उसके लिए मेंटेन रहेगा, मेंटेन करेगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा कॉर्डा इक्विना। देख लेते हैं थ्योरी क्या कह रही है। The spinal cord ends about three-fourth of the way down the spine, मतलब vertebral column, but a bundle of nerves extends beyond the cord. उसके बाद भी bundle of nerves present है. This bundle is called the cauda equina because it resembles a horse tail. The cauda equina carries nerve impulses to and from the legs. अब लेग की तरफ देगी भी, लेग से लेगी भी, वो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका, कॉडा इक्विना। देखो ये इमेज में, आप देखो हम कुछ लेबलिंग कर रहे हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा है पढ़ने में। ये आ रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ओके, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों क्या हो जाएंगी, ये हो गई आपकी स्पाइनल रूट्स। स्पाइनल नर्व्स में हम कहें कि नर्व्स तो सभी कुछ है, लेकिन ये क्या हो गई, स्पाइनल रूट्स, ओके। ये क्या हो गया, ये है हॉर्सटेल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉर्डा इक्विना। इज इट क्लियर? ये पेयर में है, ये नंबर वन है, मतलब पूरी आपको बंडल है, वन, एक वन बंडल लिख सकते हो, ठीक है, वन थिक बंडल में है ये। इससे निकलने वाली ब्रांचेस स्पाइनल रूट्स होगी, एंड फिर लैटरल सबसे लोअर साइड में, लो साइड में यहाँ पे क्या है, बंचेस है, ठीक है, यहाँ पे बंडल ब्रांचेस लिख देते हैं, दैट आर कॉर्डा इक्विना, ओके। अब ये कहाँ मेंटेन कर रहा है, इधर की तो सप्लाई सारी आपके 5 साल तक मेंटेन थी। अब धीरे धीरे जो आपकी हाइट बढ़ रही है, तो बीच में जो हाइट बढ़ रही है वो तो ये मेंटेन कर रहा है। पैर वाली जो हाइट बढ़ती जा रही है, पैर बड़े भी होते हैं, तुमने देखा भी है, रेशो रेशो वैसे बॉडी का सभी का बढ़ता है, लेकिन पैर बड़े हो रहे तो पैर की सप्लाई मेंटेन करनी है, तो ये कॉर्डा इक्विना वाले पोर्शन से ग्रोथ चलती रहेगी, डिवीजन नहीं चलेगा, ग्रोथ चलेगी, ओके बच्चा।
इसलिए जो लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो लॉन्गेस्ट सेल यहीं पे प्रेजेंट है आपकी, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन। ओके, पेल्विक रीजन से लेग वाले रीजन तक नर्व की सप्लाई मेंटेन करने वाली ही लॉन्गेस्ट न्यूरॉन है, जो कि 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक हो सकती है। क्लियर है? नाउ कंप्रेशन, एक वर्ड, एक डिजीज पूछते हैं कि स्पाइनल कंप्रेशन, वर्टिब्रल कंप्रेशन, वो क्या चीज? वो भी वैसा ही है जैसा अभी पैरालिसिस के लिए आपको बताया, कोई इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से वर्टिब्रल जो स्लिप डिस्क हमने वहां पे टर्म लिया था तुम्हारा बोन सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम के तहत, उसी टाइम में अब ये डिस्क है, डिस्क के अंदर ही तो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इस डिस्क के अंदर ही है। अगर ये डिस्क अपने पोजीशन से डिसलोकेट हो गई, ये यहाँ आ गई, जस्ट सपोज इसका पोजीशन ये हो गया, तो इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम थी, ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो जो स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवल कर रही थी, वो यहाँ आ गई ना, वो डिस्टर्ब हो गई, वो इसके इधर आएगी, तो ये क्या हो रही है, ये कंप्रेस हो रही है, इस पे एक प्रेशर लग रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी एक तरीके की क्या है, स्पाइन इंजरी है। ठीक है, कंप्रेशन मीन्स, सभी जगह पे कंप्रेशन का मीनिंग यही होता है, टू प्रेस और क्रश समथिंग। सो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन मीन्स समथिंग इज प्रेसिंग ऑन योर स्पाइनल कॉर्ड। क्या प्रेशर दे रहा है यहाँ पे? ये जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम की बोन थी, जो इसके प्रोटेक्शन के लिए थी, वही डिसलोकेट होके अब इसका शेप ऐसे करा रही है, ये ऐसे जा रही थी, यहाँ पे ऐसे दबा रही है इसको, तो कंप्रेस कर रही है। The part that's compressed does not work right. अब इट अगेन यहाँ पे वेरिएशन है, कितना कंप्रेशन है, क्या कंप्रेशन है, एक्सरसाइज से क्योर हो जाएगा या उसका कोई अदर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में है, वहां पे स्ट्रक्चर क्या है। The part that compressed does not work rightly या right work perform नहीं करेगा। If the compression continues long enough, क्रोनिक हो गया, लंबे टाइम तक है, इट परमानेंटली डैमेजेस योर स्पाइनल कॉर्ड, परमानेंट डैमेज होगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक्सीडेंटल स्पाइन इंजरी ऐसे मतलब एकदम ऐसे हो जाती है कि किसी मूवी में तुमने देखा हो, एक उसका नाम हम भूल रहे हैं, टाइटल भूल रहे हैं, मतलब एक पाकिस्तानी स्पीकर है, पाकिस्तानी मोटिवेशनल स्पीकर है, मुनीबा हजारी या मजारी, कुछ इस तरीके से नाम है इनका, एक मिनट को मैं देख के बता रही। मुनीबा मजारी, ओके, मुनीबा मजारी। तो इनका कभी सुनना, इनका पूरा रोड एक्सीडेंट हुआ था एंड इनको इंजरीज हैं, काफी इंजरीज हुई थी, सेकेंड लाइफ की तरह है, एंड शी वाज टॉर्चर्ड बाय हिज हस्बैंड। और उसके बाद उनके हस्बैंड ने रोड एक्सीडेंट में, साथ ही में एक्सीडेंट, अपने को बचाया और वो रह गई, उनकी पूरी स्टोरी है। उसके बाद इनको पूरी इस तरीके की इंजरी हुई है, ऑन बेड रिडन हो चुकी थी पूरा, राइटिंग स्किल्स थी, टैलेंट, मतलब जब तक वहां पे थी तब तक तो इस तरीके का कुछ था नहीं, लेकिन फिर इन्होंने सोचा होगा, जो भी इनके अप एंड डाउन रहे, ये हॉस्पिटल में ही अपने आप को, क्योंकि लंबा ट्रीटमेंट चलता है ऐसे पेशेंट्स का, जो अब स्पाइनल कॉर्ड मतलब बैकबोन, उसको बोला ही जा रहा है ना बैकबोन, आपका वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, एक तो आप दोनों सिस्टम समझ रहे हो, तो यू कैन रिलेट कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, तो क्या कर लेगी बॉडी। फिर आप देख रहे हो वर्टिब्रल कॉलम अगर टूट जाए तो खड़ा कैसे रह सकता है, बाइपेडल मूवमेंट के लिए ही वर्टिब्रल कॉलम हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो दोनों ही केस में इंसान बेड पे ही जाएगा। ओके, तो उसमें ये फिर पूरा, फिर वहां से इनकी पूरी जर्नी है, नाउ सी इज ब्रांड एम्बेसडर है, ये पूरा यूनियन एसोसिएशन में, जो यूएन वाला एसोसिएशन वगैरह होता है यूनाइटेड नेशन का, उसमें ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए वहां पे ब्रांड एम्बेसडर है, लीडर है, तो एकदम ह्यूज पर्सनालिटी है, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल। देखना तुम लोग कभी इनको, तो इनको भी इस तरीके की पूरी इंजरी हुई। अब इट डिपेंड्स कि इंजरी, ये आज भी व्हील चेयर पे है, अब ये खड़ी नहीं हो सकती, शायद लाइफ में कुछ भी इनका पूरा वो सारा ऑपरेट भी हो चुका है और ये खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन ऑन व्हील चेयर शी इज वेरी एक्टिव,
शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इवन यू सेड कि पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करती हैं, जिस कंट्री को इतने निगेटिव अप्रोच से देखा जाता है। और तुम्हें पता है, एक पाकिस्तान में बड़े बड़े भयंकर भयंकर टैलेंटेड लोग प्रेजेंट है। अगर आप आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, भयंकर सिंगर, भयंकर आर्टिस्ट होते हैं वहां पे। इवन साइंटिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो सिंपली कहना यह है कि इंजरी कैसी हुई है, किस तरीके से क्योर होगी, कितना अफेक्ट कर रही है, ये वेरिएशंस है इसमें। और इसके भी पूरे स्पेसिफिक डॉक्टर होते हैं, स्पेसिफिक फील्ड होती है। जो नर्व्स के लेवल पे काम करेगा वो तो क्या ही इंटेलिजेंसी का लेवल होगा और क्या ही उनकी एक्यूरेसी होगी। क्लियर? तो बहुत मेहनत के बाद ये सब चीजें बेटा अचीव होती है। तो तुम लोग भी लगे रहो, करते रहो, देखो किधर जाते हो, क्या इंटरेस्ट होता है, आगे समझ में आए। तो इफ द कंप्रेशन कंटिन्यूज, अगर कंप्रेशन रिकवर नहीं हो रहा है तो उससे क्या होगा कि वो बंदा परमानेंटली डैमेज हो जाएगा उस स्पाइनल कॉर्ड। और ऑब्वियसली तुम्हें सिर्फ यही समझना है कि जैसे इलेक्ट्रिक की सप्लाई है ना बेटा, अब जस्ट सपोज यहाँ से कई सारे इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं, तो वो पूरा इंसान तो नहीं, उसके दिमाग की कौन सी जगह खराब होगी, क्या चीज कंट्रोल होगा, वो सिर्फ उतने को ही डैमेज कर रहा है जिस नर्व से, जिस उसकी जहाँ की सप्लाई इम्पैक्ट हुई है। दैट्स वाई उन लोगों की इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंसी वाले पोर्शन पे नहीं हुआ है, सोचने समझने की शक्ति वाले पे नहीं हुआ है, तो वो बाकी चीजें कर सकते हैं। क्लियर? वो डिसेबल्ड की तरह रहेंगे लेकिन बाकी चीजें करेंगे, तो वो एरिया जो रहेगा वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ओनली द नर्व सिग्नल्स बेलो द कंप्रेशन। अब यही ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी जगह पे उसका जो सिग्नल चल रहा होगा उसके अपर साइड में, मतलब जिस नर्व की प्रॉब्लम हुई, जैसे जो सपोज यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई, तो इसके ऊपर तक का तो फंक्शन चल रहा होगा। इस नर्व की हुई तो इधर का भी चलेगा। स्पाइनल कॉर्ड की ही हो गई है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की बात कर रहे हैं बेटा। तो जिस जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना, एम्स में आया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड में जिस जगह पे इंजरी होगी उसके नीचे का पोर्शन फंक्शन नहीं करेगा, ऊपर सब कुछ ओके है बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Only the nerve signals below the compression area are affected. Is it clear? Symptoms may include, अब स्पाइनल इंजरी है तो उनको कैसे सिम्टम्स होंगे, ये तो पेन वगैरह सब चीज, पेन, नंबनेस, जो सिवरिंग आती है, मसल्स वीकनेस, ट्रबल कंट्रोलिंग योर यूरिन और बॉवेल मूवमेंट, क्योंकि वो भी नीचे तुमने देखा सेक्टल साइड से ही उनका कंट्रोल है, तो उसमें आपका कंट्रोल, उसमें नर्वस सिस्टम उसका अफेक्टेड हो जाएगा। समटाइम्स सिम्टम्स अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ योर बॉडी। अगेन वही कॉन्सेप्ट है, देखो ये सब चीजें हम क्यों बोल रहे हैं, तुम्हें आगे जाके डॉक्टर ही बनना है, तो ये छोटी छोटी बातें एकदम समझो कि पूरी बॉडी का जो कंट्रोल हो रहा है वो पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कर रही है। पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स में एक साइड की नर्व अगर अफेक्टेड हुई तो उससे सिर्फ एक साइड का ही पोर्शन अफेक्टेड हो। ठीक है, तो वही लिखा है, समटाइम्स सिम्टम्स अफेक्ट ओनली वन साइड ऑफ योर बॉडी। डॉक्टर्स डू एन एमआरआई और अदर इमेज टेस्ट, मैग्नेटिक टेस्ट होते हैं यहाँ पे, टेस्ट करके उसका एमआरआई, एमआरआई एक ऐसा टेस्ट है पूरी बॉडी का टिश्यू लेवल से लेके सेलुलर लेवल, मतलब कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस है टिश्यू लेवल तक, वो उसको सेंस कर सकता है। ओके, तो यहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर, उससे एसोसिएटेड नर्व्स, ये पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब आपको एक मैकेनिज्म देखनी है, रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, किस तरह से सिग्नल आ रहा है, कैसे प्रोसेस होगा और उससे क्या रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ओके, ऑलरेडी तुम ये सब जानते हो, पढ़े हुए हो, सुने हो मेरे से कई बार, तो जस्ट आप इसको बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखते हैं, जो पॉइंट्स आएंगे उसको आप नोट डाउन करो। मैम, इन ओल्ड एज हाउ द बैकबोन इज कर्व्ड। बैकबोन कर्व होने के रीजन है जो बीच का कार्टिलेजिनस पैड है वो धीरे 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 कम होता जाता है, और उसके बाद वो जो आपका चलने का, जैसे हम लोग टेट्रापोडा से खड़े हुए हैं ना, बाइपोडल, हम खड़े इसलिए हो पाए क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन है, और वो सर्वाइकल की वजह से जो मसल्स हैं, जो चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और खड़ा नहीं रह सकता है, तो वो एक टेट्रापोडा की तरफ झुक के चलने वाले की तरफ बढ़ता जाता है। दैट्स वाई वहां पे एक ओल्ड एज में जो जितना जो देखोगे जिसकी जितनी हाइट है ना वो उतना झुकता है,
जैसे मेरी दादी भी एकदम लगभग 90 डिग्री पे ही झुक के चलती थी, लगभग 90 डिग्री, एकदम सीधे, कमर से एकदम ऐसे हो चुकी थी, एंड शी वाज 102 इयर्स ओल्ड। क्लियर? तो वो पूरा ही बेंड हो चुके थे। तो एक झुकता जाता है। एक तुम लोग को मैं एक वीडियो भेजूंगी, एक ऑपरेशन का वीडियो है, उसमें उसमें देखना उसको, फिर उस पर बात करेंगे। ठीक है? उसमें कितनी सारी उसके ऑपरेशन हुए हैं, वो उसके बोन्स सारे ज्वाइंट रहेंगे, उसके कई सारे ऑपरेशन करके वो पूरा यू यू शेप में वो बंदा रहता है, और उसको ऑपरेट करके पूरा सीधा खड़ा किया जाएगा। तो वो तुम लोग पहले वीडियो देखना, फिर उसके बारे में बात करेंगे। चलो अभी ये देखो, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर। पहले ही मैंने बताया, जो चीज आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव है और आप रिस्पॉन्स करोगे, ब्रेन ने एक बार दो बार ट्रेंड किया था बचपन में, और उसको आप अब रिफ्लेक्स एक्शन से करते हो। रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए ताकि एक तो ब्रेन के ऊपर लोड कम पड़े, ब्रेन इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट फाइल ही उसके पास जाए, वो इंपॉर्टेंट काम करता रहे। ये छोटे मोटे काम सब स्पाइनल कॉर्ड अपने से ही कर ले रही है, इसके सिग्नल्स ऐसे ट्रेवल ना होके यहीं से रिवर्स हो जाए। ओके, इस तरीके के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सभी रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाते हैं, और ये जो आर्क बन रहा है, ये जो आर्क बन रहा है, दिस आर्क इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, अब कहानी वही है, रिफ्लेक्स है या ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, एक है लाने वाला, एक है प्रोसेस करने वाला, एक है ले जाने वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहले तो एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर किधर होगा? ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में किधर होगा? सेंटर में या पेरीफेरी पे? सी और पी लिखना बस। ओके, ग्रे मैटर सेंटर में होगा। और ग्रे मैटर का मीनिंग क्या है? सेंटर में क्या प्रेजेंट है? एक्सॉन, एक्सॉन्स प्रेजेंट है या सेल बॉडीज प्रेजेंट है? व्हाट इट मीन्स? साइटोन सेल बॉडी। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो बस सारी कहानी तो सब सब पता ही है तुम लोगों को, इंटेलिजेंट हो वैसे तुम लोग, बस पढ़ते नहीं। तो अब जो सेल बॉडी सेंटर में है, तो इसका मतलब डेंड्राइट्स भी वहीं पे है। तो सिग्नल्स को कहाँ तक ट्रेवल करना है? सिग्नल को सेंटर तक ट्रेवल करना है। पेरीफेरी पे होता है, यहीं से सिग्नल लेके निकल जाता है। तो यहाँ पे ट्रेवल करना है, और यहाँ से जो सिग्नल इंडक्शन हुए, मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होंगे प्रोसेस वाले, वो ऐसे ट्रेवल करेंगे, क्योंकि एक्सॉन बाहर की तरफ। क्लियर? तो ये बाहर की तरफ आया और फिर निकल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो आपको सब सिंपल कहानी वही है, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ डिफरेंट टाइप के टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, प्रेशर को सेंस कर सकते हैं, टच को समझ सकते हैं, ठीक है, केमिकल को सेंस कर सकते हैं, और क्या बच रहा है? चलो ठीक है, तो इन सभी को जो सेंस करके वहां पे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल हुआ, उस रिस्पॉन्स से रिसेप्टर ने सेंस किया, वहां से ट्रेवल हुआ, जनरेट हुआ, ट्रेवल हुआ स्पाइनल कॉर्ड, देन वहां प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो सिग्नल्स को लेके उससे रिलेटेड अफेक्ट को दिखा रहे हैं, और ये क्विक होगा, फास्ट होगा। अदरवाइज वो जो सेंसरी रिसेप्टर्स वाला जो स्टिमुलाई है वो आपको हार्म कर देगा, तो आप एकदम अनकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज कर लेते हो, क्योंकि बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोटेक्शन, जो ये बॉडी की अपनी बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन की मैकेनिज्म है। अंदर वाला इम्यूनोलॉजी है, बाहर वाला रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू आप अपने को प्रोटेक्ट करते हो। जो आप गिरते गिरते बच रहे हो, तो आपको कोई आप इधर क्लास पढ़ रहे हो, अभी कोई कंधे पे आके हाथ रखेगा, आप अपने आप गर्दन घुमाओगे, आप देखोगे उसकी तरफ, आप पहचानते हो तो आप एक रिएक्ट करोगे। तो एवरीथिंग जो आप ये सब कर रहे हो, वो सभी क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो सिंपल इस इमेज को देखें, एक स्टिमुलस है, बड़ा अच्छा सा कैक्टस का पेड़, ठीक है, कैक्टाई है, उसके पास क्या होंगे? स्पाइन होंगे। चलो एक तो प्लांट का क्वेश्चन बताओ। स्पाइन इज मॉडिफाइड, मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? लीफ और स्टेम? और यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका नाम बताना, व्हाट इट मीन्स, क्या है ये स्ट्रक्चर जो मैंने मार्क किया है?
अभी मत बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो पढ़ के बताना। स्ट्रक्चर एंड देन वो किस चीज का मॉडिफिकेशन है, ये मैसेज कर देना। चलो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम किसके अंदर कांटे थे, कांटे से टच हुआ फिंगर, फिंगर के जो रिसेप्टर्स थे, ठीक है, कौन से रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर, उन्होंने उसको फील किया, इस फील को ट्रैवल कर दिया, कहाँ तक गया, ये स्पाइनल कॉर्ड तक गया। कौन ट्रैवल करा, लेके कौन जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन, जनरेट कहाँ हुआ है, यहीं पे इलेक्ट्रिक इंपल्स में ये कन्वर्ट हो गया है। इलेक्ट्रिक इंपल्स ही आप आगे ट्रांसमिट करेगी, ट्रांसमिशन के बाद वो पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे सेंटर है रिले सेंटर, ये रिफ्लेक्स प्रोसेसिंग सेंटर होगा जो यहाँ पे प्रोसेस कर देगा एंड इससे रिलेटेड रिस्पॉन्स की फिंगर को यहाँ से हटाना है, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स लेके आ गए एंड अफेक्टर मसल्स को ये सिनेप्स बल्ब के थ्रू ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी गई कि जस्ट रिमूव, ये आपके लिए सेफ नहीं है। ओके, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व हुआ क्या, इस पूरी कहानी में ब्रेन को इन्वॉल्व किया गया क्या, नहीं किया गया, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ बाईपास, ठीक। आप लंबे रास्ते से न जाके एक छोटा रास्ता ले लिया आपने, ये बाईपास हो गया। देखते हैं अब इसकी थ्योरी क्या कह रही है, एनसीईआरटी है, मार्क कर लेना। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिप्लेस रिफ्लेक्स आर्क। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with the object that are extremely hot. आप सोचते नहीं हो, अरे ये सोचता हूँ यार ब्रेन क्या करना है, इसको टच कर के अभी हटाएं क्या करें, इतना सोचोगे तब तक तो वो जला देगा, क्लियर। इसलिए वहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कोल्ड, पॉइंटेड और एनिमल्स दैट आर स्केरी और पॉइजनस, ठीक है। मेरे सामने नाग नाग बाबा आ जाए तो मैं देखो कैसे रिस्पॉन्स देती हूँ, ठीक। तो एक तरीके से हम सारी, अगेन ये मेमोरी बेस्ड चीज है बेटा, एक पहली बार आपने फील किया होगा, पहली बार उसको सेंस किया होगा, वो आपके मेमोरी में होगा कि ये चीज कितनी स्केरी है, ये चीज चुभेगी तो दर्द होगा, इस चीज से टच होंगे तो दर्द होगा, वो सब आपकी मेमोरी में सेव है एंड उस मेमोरी के बेसिस पे वो अनकॉन्शियस हो चुका है, अनकॉन्शियस के बेसिस पे रिफ्लेक्स एक्शन वहां पे जनरेट हो रहा है। The entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort. ध्यान से रखो ये क्वेश्चन, और thought and requires the involvement of a part of the central system is called a reflex action. ओके, अनकॉन्शियसली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट को रिक्वायर्ड कर रहा है उसकी वजह से ये प्रोसेस कर सकता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएगा और वो वहां से उसको प्रोसेस कर देगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके, या यू कैन सिंपली से ब्रेन, उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और जो पाथ बनेगा उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एनसीईआरटी मार्क करो, द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एट लीस्ट, ये ध्यान रखना, एट लीस्ट, इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम वन एफरेंट न्यूरॉन, अगेन आने वाला, क्लियर। रिसेप्टर से जो सिग्नल लेके रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में जनरेट कर चुका है वो, तो वो न्यूरॉन्स चाहिए एंड वन इफरेंट जाने वाला एग्जिट। यहाँ पे आप एक्साइटिंग, क्योंकि ये जाके एक्साइटेशन देगा और वहां से एक्शन कराएगा, तो एक्साइटर भी कह सकते हो इसको आप। तो एक रिसेप्टर हो गया, एक एफेक्टर हो गया, एक्साइटर हो गया, उस प्रोसेसिंग यूनिट से सिग्नल ले जाने वाला और लाने वाला हो गया। appropriately arranged in a series, देखेंगे इमेज अभी बाद में, the afferent neurons receive signals from a sensory organ and transmit the impulse via dorsal nerve root. मार्क करो, अब डॉर्सल क्यों हुआ, ये क्यों हुआ डॉर्सल, आपकी स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है, पीछे की तरफ, ठीक है। डॉर्सल नर्व रूट, ओके, क्लियर। impulse via dorsal nerve root into the CNS at the level of spinal cord, लाने वाला हो गया ये बेटा, ठीक है। afferent neurons
receive signal from a sensory organ and transmit the impulse via a dorsal nerve root into the CNS at the level. CNS का level क्या है? Spinal cord के level पे, brain involved नहीं है. The efferent neuron then carries signals from CNS at the level of spinal cord, वही meaning यहाँ पे भी आएगी, to the effector, जहां से signal receive हुआ था उसके respect में response देने के लिए effector तक वो travel करेगा signal. The stimulus and response thus form a reflex arc. ये हो गया आपका पूरा reflex arc. ओके और ब्रेन नहीं इन्वॉल्व है इसलिए इसको रिफ्लेक्स कह रहे हैं. एज शोन बिलो इन द नी जर्क प्लेस रिफ्लेक्स, एक आपको इसका भी एनिमेशन आज भेजेंगे, या आप सिंपली देखो किसी को भी, आप अपने मम्मी पापा को मत करने चल जाना, वैसे मम्मी पापा को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ऑल ऑफ सडन या अपने दोस्तों में करके देखना, किसी के घुटने पे आप ऐसे जाके ठप्पा दो, घुटने पे दो, एक रिस्ट के पास है, अब कभी आमने सामने बैठेंगे तब इस पे बात करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पॉइंट है. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें टच करने पे आप रिफ्लेक्स एक्शन देते हो और इनको डॉक्टर्स चेक करता है. तो वैसा ही एक नी जर्क रिफ्लेक्स है, नी पॉइंट है जहाँ पे आपको कोई भी अगर वहां पे ठोकेगा तो आपका अनकॉन्शियस माइंड में ही घुटना जो है मूव करेगा. कौन सा ज्वाइंट है यहाँ पे? नी कैप कौन सी बोन है और कौन सा ज्वाइंट है यहाँ पे? बताओ फास्ट. और उस रिफ्लेक्स एक्शन से वो कुछ हुआ या नहीं, कुछ करना हो या नहीं, लेकिन पहले एक बार पैर आपका आगे की तरफ मुड़ेगा. हाँ करेक्ट है बेटा. ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई करो. यू शुड केयरफुली स्टडी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ अ नी जर्क रिफ्लेक्स. अब इतना केयरफुल की बात कर रहा है तो अपने को स्टडी करनी ही पड़ेगी. कुछ और एडिशनल इमेज देखते हैं और पूरा इस रिफ्लेक्स एक्शन को खत्म करते हुए. साइनोवियल जॉइंट है, लेकिन जॉइंट का टाइप, साइनोवियल जॉइंट में भी टाइप ऑफ जॉइंट, पाइवोट है, बॉल एंड सॉकेट है, हिंज जॉइंट है, क्या है. तो ये इमेज दिया हुआ बेटा, अब इसको, ये इंपॉर्टेंट है इमेज, थोड़ा अटेंटिव होके सुनना. हाँ रिप्लाई कर लो पहले, तुम लोग का रिप्लाई. चलो बताओ. कांट रिमेम्बर, कोई बात नहीं. हिंज, हिंज, ठीक है. ऐसे देखो पृथ्वी, अभी ध्यान से सुनो, ऐसा हर ज्वाइंट जो आपको बुक की तरह आप ओपन कर सकते हो या बुक की तरह आप बंद कर सकते हो, मतलब एक सिरे को दूसरे के एकदम ऊपर ला सकते हो, जैसे आप कॉपी खोलते हो बंद करते हो, वैसा ज्वाइंट आपके कहाँ कहाँ पे है. एक आपकी एल्बो पूरी आप बेंड करके कंधे तक ले जा सकते हो, और दूसरा आपका ये बड़े ज्वाइंट की बात कर रही हूँ. तो ये दोनों ही क्या है? हिंज ज्वाइंट है. नाउ स्पाइन लीफ, व्हाट इज स्पाइन लीफ? आकाश, किस चीज का आंसर किया तुमने? हिंज ज्वाइंट, साइनोवियल, हिंज, हिंज. ओके करेक्ट. ओके ओके करेक्ट, याद आ गया, मॉर्फोलॉजी वाला. हाँ स्पाइन, करेक्ट है बेटा. ठीक, आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इमेज ऑलरेडी 2 बार आ चुकी है एग्जाम में. लेवलिंग ध्यान रखना है अपने को, लेवलिंग. ओके, आने वाला, अब थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको. आने वाला कहाँ से स्टार्ट करें? चलो यहाँ स्टिमुलस से स्टार्ट करते हैं. ये नी पे कर रहा है, पटेला पे हिट करेगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया? स्टिमुलस. एक लेवल हटाओ. ओके, यहाँ जनरेट हुआ, इसने क्या रिसीव किया? सिग्नल को रिसीव किया, इसके पास रिसेप्टर्स होंगे, यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ. अब ये रिसेप्टर से सिग्नल ट्रैवल हो रहा है, सिग्नल ट्रैवल होके आगे ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक आया, स्पाइनल कॉर्ड तक. सॉरी, ये ब्लू वाला, ये वाला. ओके, इसको अब यहाँ पे बीच बीच में ना नर्व्स के बंचेस होंगे, उन्हीं को बोलते हैं गैंग्लियन. पता है तुम लोग को, जहाँ पे नर्व्स के बंचेस हो उनको क्या कहते हैं अपन लोग? गैंग्लियन. ठीक, ये है स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? अब ये स्पाइनल कॉर्ड होनी चाहिए ऐसे, ऐसे होगी. ये तुमको इमेज में दिखाया है ऐसे, तो यहीं पे बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ है इसके? ये ऐसे लेटा हुआ है तो ऐसे जाएगा ना बेटा, ठीक है. तो ये इमेज दिखाने के लिए इस तरीके से बनी हुई है, थोड़ा इस पे फोकस करो. इमेजिन करो कि एक पेशेंट तुमने लेटाया तो उसका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है.
तो उसको आपको देखना है, तो उसने इमेज यहाँ पे इस तरीके से बना दी। अब देखो ध्यान से, जो सिग्नल लेके आया वो डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, और पाथवे है एफरेंट पाथवे, उसमें वर्क करेंगी। तो मसल्स दे दिया इसने, लेबल कर दिया मसल्स, आवाज आ रही है मेरी, मसल्स। एंड देन सिग्नल रिसीव सेंटर तक आया, सेंटर में आपको पता है साइटोन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उनकी सेल बॉडी प्रेजेंट है, वहां पे ये प्रोसेस हो रहा है। उस प्रोसेस से अब इम्पल्स जनरेट होगा, तो जनरेट करके ले जाने वाला क्या हो गया आपका, मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ लिखा था भाई, इसको हटाते हैं, अपने मन की लेबलिंग किया हुआ है। ठीक, तुम लोग खुद से यहाँ पेंसिल से लिखो, इसको लिखो सेंसरी न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन जो प्रोसेस करके सिग्नल को ले जा रहा है। इंटर न्यूरॉन क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का, इंटर न्यूरॉन दो न्यूरॉन के बीच का, कट करो। ग्रे मैटर सेंटर में कट करो, व्हाइट मैटर पेरीफेरी पे कट करो। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, ये ध्यान रखना, ये लेवल, ओके, ये लेवल ध्यान में रखना, रिमूव करो। देन डिफरेंट पाथवे, जो जो सिग्नल लेके जा रहा है, यहाँ दो रिस्पॉन्स को दिखा रहा है, तो सिग्नल लेके जाने वाला, ठीक है, वापस प्रोसेसिंग की तरह किधर जाएगा, एफेक्टर के पास ही जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये एफेक्टर, उसी को बोल रहे हैं मोटर एंड प्लेट एफेक्टर। अब रिस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ, ये उसकी प्राइमरी पोजीशन है, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी। तो फाइनली उसने क्या किया, मूव किया इस तरीके से। इज इट क्लियर बच्चा, सारी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबल को और मैकेनिज्म को समझते हुए बस एक चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इंसान का पैर इस तरीके से है और वो आगे जाके उसको भूत की तरह घुमा दिया है, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्पाइनल कॉर्ड इस साइड से आपको दिखे। ओके बच्चा, तो लेवल आपको याद करने पड़ेंगे, यहाँ के लेवल आपको ध्यान में रखना है। एफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जरूर ध्यान में रखना, मोटर न्यूरॉन वगैरह ठीक होता है। ये एक लेबलिंग दे देगा यहाँ पे, इंटर न्यूरॉन को हटा के ए भी लिख देगा, उसको आप भूल जाओगे अगर ध्यान में नहीं रहा, बाकी सब चीजें तो रह जाए। ओके, तो अफेक्टर जो वहां पे रिस्पॉन्स देगा। अब ये एक दूसरी इमेज है, किसके थ्रू दिखा रहा है, पेन रिसेप्टर, पेन सेंसर दिखा रहा है, किससे, आग से जलने का दिखा रहा है, फायर के रिस्पॉन्स में किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन होगा। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन, अगेन कहानी वही है, रिसेप्टर अलग हो जाएगा, सेंस करने वाला रिसेप्टर अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स एज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही जनरेट होगा, वही इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करेगा। तो नर्व इम्पल्स फॉर्म पेन सेंसर, ठीक है, फ्रॉम पेन सेंसर यहाँ पे फॉर्म नर्व इम्पल्स जनरेट होगा और वो आगे मूव कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन। न्यूरॉन सेल बॉडी मतलब अगेन वही गैंग्लियन है बेटा, टफ्ट है, ओके। उसके बाद व्हाइट टू मैटर, ये तो हो गया आपका वहां का पार्ट, ग्रे मैटर ये भी अलग पार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये लेवल भी समझ में आ रहा है। रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन को ही बोलते हैं, जो कनेक्शन बने, ठीक है, जो सिग्नल्स को ट्रेवल करा रहा है, रिले न्यूरॉन, ये नोट कर लेना, रिले न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल को ले जा रहा है, एंड देन फाइनली एफेक्टर्स, मोटर न्यूरॉन्स फॉर्म सिनेप्सिस इनसाइड मसल्स एंड वहां से इफेक्ट होगा। इसके रिस्पॉन्स में आप हाथ को जो मूव कर रहे हो वो भी क्या हो गया आपका, एक रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, जिसमें कंट्रोल कर दिया सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ने मूवमेंट को। इज इट क्लियर, ठीक। फिर ये गर्म पानी का दिख रहा है, सेम कहानी है, इमेजेस को देखो ध्यान से और अपना पूरा उसमें ध्यान लगाओ, इंटर न्यूरॉन्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन क्या होंगे, सेंसरी न्यूरॉन क्या होंगे, डॉर्सल गैंग्लियन क्या होंगे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वो वहां पे टफ टिक प्रेजेंट होगा जिसके थ्रू वो सिग्नल प्रोसेस होके आगे जाएगा। ओके, कोई क्वेरी है यहाँ से, ठीक। इमेज इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें हैं जो ऑलरेडी कई बार पढ़े थे, इससे बहुत इजीली आज की क्लास का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो हमें सिग्नल्स दे रहे हैं, उनके कुछ टाइप्स में हमें पढ़ना है।
एक ओवरव्यू और एक हमें डिटेल में ईयर और आईज को देखना है। ओके, अब सिंपल सी बात है बेटा, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहा है, ठीक है? आप घर के अंदर हो, लेकिन घर के अंदर से आपको बाहर, जैसे अभी यहाँ पे कोई कौवा बोल रहा है तो वो आवाज आ रही है, ठीक है? कोई नीचे गाड़ी जा रही है उसकी आवाज आ रही है। तो देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ विंडो, क्लियर? ये हमारा साउंड प्रूफ रूम तो है नहीं, साउंड प्रूफ घर में हम नहीं बैठे हैं। तो एक तो वो जो आप खिड़की दरवाजा बोल रहे हो वो अपने आप में विंडो है जो कनेक्शंस बनाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन्स क्या है? बेसिकली हमारे इंटरनल सिस्टम, जो हमारा इंटरनल नर्वस सिस्टम है, उसके लिए उससे बनाने वाले विंडोज डोर टाइप के कनेक्शंस हैं जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जोड़ के रखते हैं। ओके बच्चा, हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंजेस इन द एनवायरनमेंट? कैसे फील करते हो जब आपकी आंखें दिखाती है अरे आज तो बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है, जब आपको जो विंड ब्लो कर रही है उसमें ठंडी जो हवाएं चल रही है उसको आपकी स्किन फील करती है, तो आप कहते हो अरे हवा बहुत अच्छी चल रही है, क्लियर? देखने में मौसम बहुत अच्छा है तो आपके आई विजन से आपने डिटेक्ट किया कि अरे यहाँ तो विजन बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो एवरीथिंग वी आर डीलिंग विद अवर एनवायरनमेंट, जैसे सेल का एनवायरनमेंट था वैसे हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरमेंटल चेंज को रिसीव करने के लिए, इसको पहले फील करने के लिए, ये हमारे ब्रेन तक प्रोसेस देने के लिए कि हाँ ये चीज डरावनी है, ये चीज सूदिंग है, ये इरिटेटिंग है, ये हमें स्मूथ रखेगी, एवरीथिंग जो हम फील कर रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, उसके लिए जो विंडोज हैं, जो ओपन सिस्टम है, जो वहां से सिग्नल्स दे रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और प्रोसेसिंग करने के लिए भेज रहे हैं, वही हमारे क्या है? विंडो ऑफ अवर नर्वस सिस्टम या विंडो ऑफ अवर बॉडी यू कैन से। और इनसे हम सेंसरी, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स होंगे और वहां से सेंस को जो भी, जैसे केमिकल है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? टेम्परेचर है तो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विजन है तो लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एट द एंड सब कुछ इलेक्ट्रिक इंपल्स में जनरेट होके, क्योंकि नर्वस सिस्टम को एक ही भाषा समझ में आती है, इलेक्ट्रिक इंपल्स। इज इट क्लियर? तो वही बातें हैं यहाँ पे, फिर से अब इसको भी देखो। Have you ever thought how do you feel the climatic changes in the environment? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? सब अभी मैंने बताया वही चीजें। The sensory organ detects all type of changes in the environment and send appropriate signals to the CNS. Okay, where all the inputs are processed and analyzed. तो इसको सिग्नल दे लेके जाने वाला सेंसरी है। सिग्नल्स आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। अब अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जो आपने डिफरेंट डिफरेंट लोग देखे थे उसके अकॉर्डिंग सिग्नल्स ट्रैवल करेगा। जैसे आप कोई फ्रेग्रेंस है, कोई परफ्यूम है, तो आप कैसे चेक कर रहे हो कि इस परफ्यूम की स्मेल अच्छी है, इस फ्रेग्रेंस इसकी अच्छी है, ठीक है? कोई ऑर्डर है, कोई बैड स्मेल है, तो आप कैसे वो इधर नहीं जाना है, इधर बहुत स्मेली एरिया है। तो लाइक यू आर सेंसिंग, आपके ओपन जो विंडो है वहां से आप सेंसरी रिसेप्टर्स उसको सेंस कर रहे हैं एंड वो एप्रोप्रिएट सेंटर पे जा रहा है कि ऑक्सीपिटल सेंटर पे जाना है, विजन सेंटर पे जाना है या ऑडिबल सेंटर पे जाना है। ऑलरेडी जो आपके मेमोरी में सेव है उसको प्रोसेस करना है, रिफ्लेक्स ऑडिबल, रिफ्लेक्स विजन वाले पे जाना है, कहाँ जाना है वो वहां से डिसाइड होगा अकॉर्डिंग। ओके, दिस इज हाउ यू कैन सेंस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ये उसका आंसर है। फिर आपका आ जाता है सेंसरी ऑर्गन्स। वी स्मेल थिंग्स बाय आवर नोज। अब ये तो छोटे बच्चों वाली चीज, हम क्या बोले इसमें, सब तुम लोग को याद ही होगा। टेस्ट बाय टंग, चलो टंग की बात आई है, टेस्ट बर्ड बताना तो आज के क्वेश्चन में। एमसीक्यू एक और लिखो, टेस्ट बर्ड्स लोकेशन, कहाँ कहाँ होती हैं, क्या क्या बर्ड्स हैं, ठीक है? और इसमें ऐड कर लेते हैं टंग पैपिलाई। Okay, the nose contains mucus coated receptors which are specialized. अब ये आपको पहले भी बताया गया है, आप यहाँ पे भी मार्क कर लो, which are specialized for the receiving the sense of smell and called olfactory receptors, जो कि open window है, डायरेक्ट जो आपके उस मेन चैम्बर से ही ओपनिंग एक डायरेक्ट है, वो यहाँ पे है
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के फॉर्म में, जो हेयर स्ट्रक्चर दिखाया था। These are made up of olfactory epithelium that consist of three kinds of cell. The neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs called olfactory bulb. ध्यान रखो इसको, olfactory bulb, which are extension of the brain's limbic system. देखो आ गया ये open system. ओके, एनसीईआरटी है, सारी इंफॉर्मेशन आप हाईलाइट कर लो। अब किसी को अगर एपिथेलियम नहीं समझ में आया और चीजें नहीं समझ में आई तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक आ गई होगी। जो आप रिसेप्टर्स की बात कर रहे हो वो सेल के ऊपर है, जो आप एपिथेलियम है वो आपकी लाइनिंग हो गई, नेजल लाइनिंग है, जहाँ पे ऊपर के साइड में ऑल्फैक्टरी रीजन होगा, फिर ऑल्फैक्टरी नर्व्स उससे रिलेटेड होगी, जो कि ऑल्फैक्टरी लोब तक वहां पे सिग्नल्स को ट्रैवल कराएगी। ओके बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा कन्वर्सन है, यहाँ पे अगेन केमिकल को सेंस कर रहे हो आप, उसको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, ऑर्डर को। The neurons of the olfactory epithelium extend from the outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs called olfactory bulb. कितने होते हैं? पेयर में होते हैं। This is question, which are extension of the brain limbic system. चलो अगला क्वेश्चन बताना। Part of limbic system. नहीं, कुछ क्या लिखे हैं, चलो लिखते हैं। Parts involved in the formation of limbic system. As per NCERT ही नहीं, पूरा डिटेल में, ठीक है। In the formation of limbic system. फोर टू फाइव क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं, इन सबके आंसर लिख के वीडियो बना के शेयर कर दो। Then both nose and tongue detect dissolved chemicals. अब ये अंडरलाइन करो, जो मैंने अभी बताया तुम्हें, ये केमिकल को सेंस कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। वो गैसेस डिसॉल्व है और यहाँ पे टंग में क्या हो रहा है, सॉलिडिफाइड और लिक्विड डिसॉल्व होके केमिकल्स आ रहे हैं, तो आप उसको सेंस कर पा रहे हो। द केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन, टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी स्मेल, ये टर्म भी याद रखना, पता ही होगा पहले से, आर फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर रिलेटेड, ठीक है। इंटर रिलेटेड भी होते हैं ये। द टंग डिटेक्ट्स टेस्ट थ्रू द टेस्ट बर्ड्स कंटेनिंग गस्टेटरी रिसेप्टर्स, पढ़ाया हुआ है मैंने टेस्ट बर्ड में, लेयर पढ़ाया है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स पढ़ाए हैं। विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और सिप ऑफ ड्रिंक द ब्रेन इंटीग्रेट्स the different input from the taste bud and the complex flavor of is perceived. ओके, कैसे आप हर चीज का टेस्ट डिस्टिंग्विश करते हो, कैसे अलग अलग एरिया के टेस्ट बड अलग अलग तरीके का टेस्ट आपको फील कराते हैं, ये सब ऑलरेडी आपको कवर है डाइजेस्टिव सिस्टम में, और उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, अब सिंपली जैसे जो यहाँ पे लिखा है दे आर इंटर रिलेटेड, कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं, आपको पता है घर में गाजर का हलवा बन रहा है, घर में कोई भी चीज जो आपकी फेवरेट है वो बन रही है और आप लगे पड़े हो जरूरी काम में और आपको उसकी स्मेल आई, तो आप स्मेल वाला सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ था, नोज में था, आपने उसकी स्मेल को सेंस किया और आप पहचान गए कि ये जानी पहचानी खुशबू, अरे घर में गाजर का हलवा बन रहा है, ठीक है, या जो भी आपका फर्क। लेकिन पैरेलली जो आपका सलाइवा सिक्रेशन हुआ, जो उस टेस्ट को आपने फील कर लिया बिना खाए, वो कहाँ पे, वो रिसेप्टर्स कहाँ एक्टिवेट हो गए, वो आपके बक्कल कैविटी के अंदर, वो आपके टंग पे एक्टिवेट हो, तो समझ रहे हो, तो दे आर इंटर रिलेटेड। किसी चीज की महक ही खराब है, जैसे जब सपोज मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मुझे कहीं आसपास नॉनवेज बन रहा होगा तो मुझे ऑब्वियसली उसको खाने की इच्छा हो कि लार सलाइवा सिक्रेशन हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसको फेवरेट होगा वो उसकी खुशबू से उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, अरे वाह आज तो नॉनवेज खाना है, समझ में आ रहा है। तो दे आर इंटर रिलेटेड, जो ये पैराग्राफ है इसमें कंफ्यूज कहीं नहीं होना है कि कैसे ये इंटर रिलेटेड है, आप अपने डेली रूटीन की एक्सपीरियंस से समझिए। खीर बन रही है, खीर में इलायची की खुशबू आ रही है, आपको अपने आप टेस्ट समझ में आता है कि खीर बन रहा है, उसका क्या टेस्ट होगा।
In the following sections, you will be introduced to the structure and function of the eye, sensory organ for vision, and the ear, sensory organ for hearing. तो ऊपर के पैराग्राफ में बेटा इन्होंने नोज की बात कर ली, इन्होंने टंग की बात कर ली और शायद स्किन की बात नहीं की है। और आगे आपको दो पढ़ना है, आई एंड ईयर, एंड हम कुछ एडिशनल भी आपको कुछ चीजें बताएंगे यहाँ पे रिसेप्टर से रिलेटेड। वो सब कवर करते हुए हम लोग सेंसरी सिस्टम को देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्पाइनल आर्क हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया, सीएनएस पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सीएनएस को जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाला एरिया है वो क्या है, आपका सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन्स के पास सेंसरी रिसेप्टर्स हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं आई का, उसके बाद कल कंप्लीट करेंगे। अगेन एनसीईआरटी है, थोड़ी फॉर्मेटिंग रह गई थी। देखो, our paired eyes are located in socket. अब ये समझ लेंगे आज। Of the skull called orbit, ये समझेंगे आज पूरा। आप मार्क कर लो कि जिस जगह, जैसे कहे ना कि आंख जहाँ पे फिट है वो तो आपको दिख रहा है, आप ऊपर नीचे आप दबा के देखो, वो स्कल वाला एरिया फेशियल बोन में आपने देखा है, स्कल में आपने देखा है, क्लियर। तो उसी का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में मिल के जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को कह दिया गया ऑर्बिट। जैसे आप बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, उसी तरीके से इसी ऑर्बिट में आई रहेगी। इसको निकाल के आप यहाँ बगल में नहीं टांग सकते हो कि कान की इयरिंग की जगह आपने आंखें टांग ली, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक ऑर्बिट में वो मसल्स और एक ऑर्बिट जो कि बोनी स्ट्रक्चर के फ्यूजन से बना हुआ है, और कुछ मसल्स हैं वहां पे जो कि आई बॉल को, आपके ये जो दिखती है दैट इज आई बॉल, इसको फिट करके वहां पे होल्ड करके रखेगा। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा। A brief account of structure and functions of the human eye is given in the following section, जिसमें part of an eye में लिखा है the adult human eyeball is nearly a spherical structure, जो आपको ऐसे flattened दिख रहा है एक कर्व की तरह। आप एक्चुअली इस आई के आईबॉल को कभी देखोगे, आज शायद मैंने इमेज ऐड नहीं की है अभी, एक मिनट चेक करते हैं। ओके, की हुई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है आपको, आईबॉल दिख रहा है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आंखें हैं, एक्चुअली आपकी आंखें। और आंखों का साइज मैं बताऊं, आंखों का साइज चेंज नहीं होता, आंखें बड़ी नहीं होती आपके एज के साथ। ओके, ये जो आपका ऊपर पलके और ये रीजन आप जो देख रहे हो जो कवर कर रही हैं आंखों को, इनका साइज चेंज होता है। उसके चेंज की वजह से ये आईबॉल जो है वो छोटे बच्चे की छोटी दिखती है और बड़े लोग की बड़ी आंखें दिखती है, बट आंखों का साइज चेंज नहीं होता है। तो यही आपको जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपका आईबॉल हो गया। और ये जो आपको पीछे येलो येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, वही उसका ऑर्बिट है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आया? क्लियर है? ये सब समझ में आ रहा है? और इसको उस ऑर्बिट में फिट करने वाली स्ट्रक्चर क्या है, मसल्स हैं, ऑक्यूलर मसल्स बोलते हैं। चलो अभी देखते हैं। नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर। चलो बाद में लेयर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अभी हम इमेज की भी बात नहीं करते हैं, अभी हम कुछ जो कैविटी आई उसकी बात कर लेते हैं। ओके, अब देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम्हें थोड़ा सा बोन्स वाला पोर्शन रिवाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा फिर से कि यहाँ पे कौन कौन से बोन्स मिलके इस ऑर्बिट को बना रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर जो आपको लाइनिंग दिख रही है वो एक बोन से दूसरी लाइनिंग की फ्यूजन स्ट्रक्चर्ड है, वो फ्यूज हो चुका है, वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से ऐसी कोई भी बोन नहीं है जिसका नाम आपने नहीं सुना होगा। फ्रंटल बोन, स्फेनॉइड बोन। अच्छा, एक टास्क और नोट डाउन करो, सारे बोन्स लिखना और इन बोन्स के आगे सिर्फ इतना लिखना ये क्रेनियल है या फेशियल है। तो बोन का नाम और ब्रैकेट में सी और एफ लिख के मुझे सेंड करना। ओके, एथमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, नोज ऐसे नेजल वाला पोर्शन दे रहा है, वो भी बोन ही है। पैलेटाइन बोन एंड मैक्सिलरा बोन। ठीक, तो ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिटल प्लेट, ऑर्बिटल सरफेस, ऑर्बिटल सरफेस, ये सारा जो ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है, इन सभी स्ट्रक्चर में ये वाला पोर्शन इन्वॉल्व नहीं है, इधर का पोर्शन है ऑर्बिट बना रहा है और इसके अंदर आईबॉल फिट है। So you have to do what? You have to note down these bones and include either they are
cranial bones or they are facial bones. Okay, क्लियर है बच्चा? सबके नाम और उनके, तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऑर्बिट को, आई ऑर्बिट को बनाने में कौन कौन सी बोन इन्वॉल्व हो रही हैं और उस बोन्स में कितनी क्रैनियल है कितनी फेशियल। नाउ कम टू द मसल्स। ठीक है, जो मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो इनको होल्ड करके रखी हुई हैं, जो आप रोटेट कर रहे हो, आप दाएं देखते हो बाएं देखते हो, उसमें आपको रोटेशन दिख रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ब्लैक वाली चीज आपकी ये नहीं रोटेट करती है। अब आई डोंट नो, आज थोड़ा टाइम हो रहा है इसलिए मैं डिटेल में जा नहीं रही हूँ, बट आपको कुछ चीजें बात करते हैं। ये आपको ऐसे देखने पे लगता है ना ये कि ब्लैक वाला मूव कर रहा है। अच्छा बताओ, कितने लोग जानते हो कि व्हाइट वाला मूव कर रहा है या ब्लैक वाला मूव करता है? जब आप दाएं देखते हो बाएं देखते हो तो आंख का कौन सा स्ट्रक्चर मूव कर रहा है इनमें? वैसे जो लोगों ने चश्मे लगा रखे हैं उनको तो पता होगा। मनाली पिटोगी, ब्लैक कैसे मूव करेगा? अभी मैंने बोला जो चश्मे लगाए हैं उनको पता होगा आंखों के बारे में। चलो ध्यान से देखो, ये है जो आई बॉल है, ये रोटेट करती है। तो आप इधर देखें तो ये ग्लोब, जैसे आप अर्थ का ग्लोब देखते हो ना, तो आपने ग्लोब को इधर घुमा दिया तो ये वाला चीज रोटेट होकर आपको यहाँ दिखता है। फिर आप इधर देख रहे हो, अगर ये बीच में आंखें हैं, आपने दाएं देखा तो ये वाला ग्लोब इधर घूम जाएगा और इसके घूमने की वजह से ये पोजीशन इधर चली जाएगी। ओके, अब इनको घुमाने वाले जो बेटा है वो है ऑकुलर मसल्स हैं, जो आपको ये रेडिश पिंकिश कलर की दिख रही हैं। उनके नाम आपको नोट डाउन करने हैं इस इमेज में। ठीक, और सिंपल मैं तो कहती हूँ ये इमेज ही ड्रॉ कर लेना और ऐसे मसल्स बना के इनके नाम नोट कर लेना, और इसमें जितना भी, अच्छा समझ गए। चलो, ये जो भी आपको दे रहा है ना ये डायरेक्शन, दैट इज इट शोज द कि ये मसल्स कौन सा रोटेशन कराने में इन्वॉल्व होगी। लैटरल रेक्टस ऑब्वियसली वो लैटरली मूव कराएगी, क्लियर। सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ मूव कराएगी, तो ये ऊपर का डायरेक्शन दिख रहा है, देखो एकदम अच्छे से सोचो। ओके, इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स जो है ये आपका गोल गोल घुमा रही है आगे से पीछे, जो आप ऐसे ऐसे घुमा के देखते हो ना आप, कुछ कुछ लोग का तो बहुत ज्यादा ही रोटेट करता है, एकदम उनकी अदा होती है आंखों को रोटेट कराने, तो वो बीच में सेंटर में गायब भी कर लेते हैं, एकदम दसा देते हैं। नाक नाक को आप सेंटर में देखते जाओ तो ये ब्लैक वाला पोर्शन आपका आई बॉल इतना घूम जाएगा कि वो एकदम अंदर की तरफ है। तो उसमें आपकी इंफीरियर ऑब्लिक रोल प्ले कर रही है। जस्ट लुक एट द डायरेक्शन। ओके, फिर ये इंफीरियर रेक्टस ऑब्वियसली जो आप नीचे देखते हो तो इंफीरियर रेक्टस उसको अपने तरफ खींच रहे, समझ रहे हो बच्चा? ठीक, ओके। मीडियल रेक्टस अगेन लैटरल की तरफ, इधर मीडियल क्यों बोला गया क्योंकि ये नाक की तरफ आपको मीडियम में लाएगी, इसलिए मीडियल रेक्टस। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? तो ये सारे रेक्टस मसल्स, इनके नाम आप नोट डाउन कर लोगे, अच्छे से इसको कवर कर लो। फिर कल, अब थोड़ा सा वही स्ट्रक्चर पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, फिर कल तक भूल जाओगे। कल ही पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी लेयर है, कौन सी कैविटी है, कैसा लिक्विड भरा हुआ है, कैसे विजन बनता है, किस तरीके से उस विजन को ऑक्सीपिटल लोब तक ट्रांसफर किया जाएगा, कैसे प्रोसेसिंग होगी, कैसे वहां पे इमेज को आप फील करते हो, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है, तो दूर दृष्टि दोष मतलब निकट दृष्टि दोष, ये सारी चीजें, फिर कैटरेक्ट मोतिया बिंदु उसकी भी बात करेंगे। तो आप कल ही देखेंगे, अब पूरा आई का कल कवर करें। ओके बच्चा, तो यहाँ तक आप अच्छे से रिवाइज कर लो, समझ लो, सीएनएस को कंप्लीट कर लो, सेंसरी सिस्टम का एक ओवरव्यू कर लो, एंड देन अपन कल आई देखेंगे, परसों ईयर देखेंगे। आज क्या है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे लास्ट हो सकता है, मंडे कुछ पोर्शन रह जाए। ओके चलो इसको कवर करेंगे फटाफट। बाय, गुड डे। अब पढ़ो, होमवर्क जितने भी पूछे इन सब चीजों को लिखो, लिख के भेजो और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करो। चलो बाय।